इसलिए शर्मिंदा हूं मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से। वो चाइना से डरते हैं, इसलिए चाइना 4,500 किलोमीटर जगह हमारी छीन गया। मैं इसलिए उनसे ज्यादा शर्मिंदा हूं कि अडानी जी को बिजनेस के फायदे पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारे सारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर लिए हैं। सिर्फ चाइना से संबंध अच्छे रखे, पाकिस्तान से संबंध अच्छे रखे। क्यों? क्योंकि चाइना अडानी और अंबानी जैसे और यूसुफ लुलू जैसे बिजनेसमैन के साथ मिलके 80-20 का ट्रेड डेफिसिट है हमारे से। 80 पैसे 1 रुपए के बिजनेस में से चाइना हमसे ले जाता है और 20 पैसे हमारे तरफ आते हैं, और वो भी इसलिए कि हम क्रूड और रॉ मटेरियल इतना ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। मैं इसलिए शर्मिंदा हूं मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से। मैं इसलिए शर्मिंदा हूं मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से कि सतपाल मलिक जी बार बार ये कह रहे हैं कि पुलवामा बहुत शक की नजर से देखा जा रहा है। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसलिए उनके प्रधानमंत्री होने से शर्मिंदा हूं। हमारे देश में इस प्रधानमंत्री साहब से शर्मिंदा होने के लिए बहुत सारी वजह, इनके ऊपर गौरव करने की कौन सी वजह है वो ढूंढनी चाहिए। जीतने की भी चेष्टा करें, जनता उन्हें प्रधानमंत्री से नकार चुकी है। जनता उन्हें प्रधानमंत्री कबूल नहीं करेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कबूल नहीं करेगी किसी भी हालत में, किसी भी कीमत। जो फ्रॉडुलेंट मशीनें हैं ना, जिसके थ्रू मोदी जी चुनाव करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड कर रहा है इस देश के साथ, बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ये हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रामपुर के चुनाव में। इतना बड़ा धोखा देश के साथ किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया होगा मोदी जी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर। झूठे चुनाव हो रहे हैं, मॉक पोल्स हो रहे हैं। दिल थाम के बैठिए, कुछ ही दिन बाकी है, पिक्चर अभी चालू होनी बाकी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा। ये परिचय के मोहताज नहीं है, पर आज इनकी परिचय बताऊंगी। ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने लगातार तमाम लोगों को न्याय दिलाया है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से लोगों से कहते हैं कि बताइए भाइयों बहनों, आपके पैसे घुसपैठियों में बांटे जा रहे हैं। वो एक कोट करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को, जिसको छानबीन करने के बाद झूठा पाया जाता है, जिसे तोड़ मड़ोड़ कर जहर फैलाने के उद्देश्य से अलग तरीके से पेश किया जाता है। सर, आपसे पहले पूछूंगी कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं और प्रधानमंत्री है, वो क्योंकि जाने को हैं तो प्रधानमंत्री ज़्यादा दिन कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन्हें, होपफुली। तो उनके जो 20% वोट जो फालतू वो चुनाव में धांधली करने वाली मशीनों से लेना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके भी, वो भी शायद उन्हें लगता है कम पड़ रहे हैं। क्योंकि भले ही ऑपोजिशन पार्टियां इतनी मजबूती से उनकी ऑपोजिशन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ झंडा बुलंद नहीं कर रही हैं, लेकिन देश की जनता 90% के करीब जनता उनके एकदम खिलाफ है, और उनके एकदम इतनी ज़्यादा गुस्सा है उनसे कि उनको ये दहशत आ गई कि ये हमारी झूठे जो 20% वोट हम लेंगे चुनाव में धांधली कराने वाली मशीनों से, वो भी हमें कम पड़ जाएंगे। तो मैं इसे उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। लेकिन फिर एक आरएसएस की मानसिकता भी आ जाती है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सबसे ज़्यादा खिलाफ है, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, उसके बाद फिर वो ओबीसी के खिलाफ है, उसके बाद महिलाओं के खिलाफ है। तो ये मानसिकता तो उनकी कभी जाएगी नहीं। वो मानसिकता, इसीलिए उन्होंने ये कहा। अब वो नाम भले ही मुसलमानों का ले रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह साहब की अगर वो स्पीच देखी जाएगी जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नाम लिया गया था। उसमें SC ST कंपोनेंट की बात की गई थी। वो क्या है कि बजट में जितनी जो बजट एलोकेशन है उसमें रिजर्वेशन होगी SC ST की पॉपुलेशन के हिसाब से हर बजट में, और हर बजट में अगर वो उस साल खत्म नहीं होगी तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी अगले साल और अगले साल और अगले साल। वो इतना पैसा है देश में हमारा कि हर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार, वो पैसा सिर्फ अगर उनके बैंकों में ही बचा हुआ डाल दिया जाए तो हर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार हमारे देश का करोड़पति होगा। वो पैसा मोदी जी ने चुरा के अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो बिजनेसमैन है उनको दे दिया है। तो ये चोरी ना पकड़ी जाए उनकी एक बात, और उनके अंदर जो मन में वो भरी पड़ी है ना कुंठा, एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटीज और ओबीसी के बारे में, वो कुंठा निकल निकल के आ रही है। ये कुंठा के तहत ही उन्होंने ये इल्जाम उन पे लगते हैं कि उन्होंने झूठा एक तरीके से अपना ओबीसी में अपने आप को शामिल करवाया, एक फ्रॉड करके आरएसएस और बीजेपी ने, वरना मोदी जी तो ओबीसी भी नहीं होते। उनकी जो नकली डिग्रियां हैं वो भी उसी तरीके से, उनका सर्टिफिकेट भी शायद, और सारी की सारी जो उन्होंने जो एक प्रक्रिया चलाई है अपने आप को ओबीसी घोषित कराने का, लेकिन मन में तो ओबीसी के प्रति नफरत है ना। नाम भले ही ओबीसी का रख लिया उन्होंने, लेकिन मन में नफरत तो खत्म नहीं होगी ओबीसी से। ये नफरत उनकी छलक के आ रही है। एक पंथ दो काज कर रहे हैं। एक तो वो एक बार फिर पोलराइज करना चाहते हैं। तीसरी बात, मैं एक और बात कहता हूँ, घुसपैठिए कौन है?
मोदी जी, कौन है घुसपैठिए? क्या जो बंगाल में घुसपैठिए जिन्हें कहा जाता है, जिनके लिए आप ये झूठ बोल रहे हैं कि हम सीए लाए, वो तो सब शेड्यूल कास्ट से हैं, लाखों हैं। उनको आप फायदा नहीं देना चाहेंगे? देश की संपदाओं का पहले मैं तो देना चाहूंगा। जो बंगाल के घुसपैठिए जिन्हें आप कह रहे हैं, और आपने कहा कि हम सीए लाए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, वो तो सबसे पहले आप बोल रहे हैं ना बंगाल में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मैं चाहूंगा कि सबसे पहले देश की संपदाओं पे उनका हक है। यही बात मनमोहन सिंह जी ने भी कही थी। ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट का हक सबसे पहला है किसी भी और नागरिक से देश के। ये बात हम भी कह रहे हैं और ये बात मनमोहन सिंह साहब ने भी कही थी, हालांकि इतनी मजबूती से नहीं कही थी और उन्होंने इंप्लीमेंट भी नहीं की, वो एक अलग बात है। मगर सबसे पहला हक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का है, उसके बाद माइनॉरिटीज का आता है। मुस्लिम्स क्योंकि प्रताड़ित हैं, कुछ सालों से ज्यादा प्रताड़ित हो गए, उनका भी हक आता है, लेकिन वो तीसरे नंबर का हक है। यही मनमोहन सिंह साहब ने बात कही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ बौद्ध कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी मुस्लिम्स के साथ ही हैं, वो भी उतने ही प्रताड़ित हैं। क्रिश्चियंस और सिखों का कंडीशन थोड़ी सी ऊपर है, और उसके बाद ओबीसी का नंबर आता है। जिस कम्युनिटी को ओरिजिनली मोदी जी बिलोंग करते हैं उसका नंबर बहुत बाद में आएगा। और अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू और टाटा बिरला, इस तरह के जो दोस्त हैं मोदी जी के, और वो भी काफी लाखों की संख्या में हैं, जो फ्रॉडुलेंट बिजनेस करके देश की जनता का पैसा चुरा रहे हैं, उनका नंबर सबसे आखिरी में आएगा। तो मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूं कि आखिर में नंबर किसका आएगा। सबसे आखिर में नंबर आएगा देश की संपदाओं को देने का मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी का। उसके बाद दूसरा नंबर किसी और का आएगा। सबसे पहला जो कोई भी संपदा नहीं मिलनी चाहिए देश की, वो अडानी जी होने चाहिए, मोदी जी होने चाहिए, अमित शाह जी होने चाहिए। मैनिफेस्टो पर सवाल बड़े उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपके पैसों का हिसाब रखेंगे और इस पैसों को, आपके पैसों को लेकर घुसपैठियों में बांट दिए जाएंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट दिए जाएंगे। इस तक की बोलते हैं कि बहनों के गले में मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। यही इल्जाम लगा लगा के तो मॉब लिंचिंग करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की। और जो डेटाज हैं, सेंसस के डेटाज हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे सबसे ज़्यादा होना दिखाया जा रहा है। और उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि उनके बच्चों को तो जो सो कॉल्ड मानसिकता है ना, मनुवाद की मानसिकता, उनको तो तरह तरह के प्रेशर झेल के बहुत सारे बच्चे उनके मर भी जाते हैं। आप तो ये मोदी जी करेंगे नहीं काम कि जो यहाँ पे इन्फेंटेंसी, जो इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का कितना ऊपर है, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो रेट है ऊपर है, उसका दंश सबसे ज़्यादा कौन भुगतता है? मोदी जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग। तो वो जो आपका काम है, वो तो आपने पैसे चुरा के सारे जो इस काम पे लगने चाहिए थे, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर पैसे लगने चाहिए थे, वो तो आपने चुरा के दे दिया अडानी अंबानी को और यूसुफ लुलू टाइप लोगों को। और अब जब बच्चे ज़्यादा इसीलिए तो होते हैं गरीबों के, और कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाएंगे। मोदी जी ऐसा काम करते हैं, सरकारें ऐसा काम करती हैं, खासतौर पे मोदी जी की सरकार, तो उनके बच्चे इसलिए ज़्यादा होते हैं। अगर वो इस बात की गारंटी आप देते, कभी कोशिश करते देने की, पैसे चुराने के अलावा अडानी अंबानी के साथ मिलके के 5 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं भारत में कम मरेंगे, तो शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाती। मगर आपका उस पर तो ध्यान जाएगा ही नहीं। सर, लगातार हम सुबह से सोशल मीडिया देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे भारत का, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से हेट स्पीच दे रहा है। जिसकी जिम्मेदारी थी देश में शांति व्यवस्था, जिसको हमने देश सौंपा है देश की व्यवस्था को अच्छे चलाने की, वही प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे रहा है। देखिए, शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा शर्मिंदा इस बात के लिए हूँ कि मोदी जी ने, और ये मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के लफ्ज़ उधार ले रहा हूँ, वो चाइना से डरते हैं, इसलिए चाइना 4,500 किलोमीटर जगह हमारी छीन गया। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ कि उन्होंने जो अग्निवीर की जो एक पॉलिसी निकाली है, उससे हमारे देश के जनरल्स, जो आर्मी के जनरल्स हैं, एयरफोर्स और बाकी लोग जनरल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज में बहुत बड़ी कमज़ोरी आई है। मैं इसलिए उनसे ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं इसलिए उनसे ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि अडानी जी को बिजनेस के फ़ायदे पहुँचाने के लिए उन्होंने हमारे सारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर लिए हैं। सिर्फ चाइना से संबंध अच्छे रखे हैं, पाकिस्तान से संबंध अच्छे रखे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना अडानी और अंबानी जैसे और यूसुफ लुलू जैसे बिजनेसमैन के साथ मिलके 80-20 का ट्रेड डेफिसिट है हमारे से। 80 पैसे 1 रुपए के बिजनेस में से चाइना हमसे ले जाता है और 20 पैसे हमारे
तरफ आते हैं, और वो भी इसलिए कि हम क्रूड और रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ मोदी जी के प्रधानमंत्री होने से कि सतपाल मलिक जी बार बार ये कह रहे हैं कि पुलवामा बहुत शक की नज़र से देखा जा रहा है। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसलिए उनके प्रधानमंत्री होने से शर्मिंदा हूँ। आखिर में कहीं ये छोटी बात आती है कि हेट स्पीच, ये तो उनके गुनाहों में से सबसे छोटा गुनाह है जो बार बार करते हैं। मैं इसलिए भी शर्मिंदा हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं झूठा अपनी डिग्री बनाने का। मैं इसलिए भी शर्मिंदा हूँ कि उनके ऊपर झूठ बोलने का, 15 लाख का, 56 इंच का, इस सब के झूठ बोलने के दावे जो वो करते हैं, जो बेरोजगारों को ये बोलते हैं कि पकौड़े तलो, और जो ये बोलते हैं कि नाली से गैस बनाओ। मैं इन सब बातों के लिए शर्मिंदा हूँ। हमारे देश में इस प्रधानमंत्री साहब से शर्मिंदा होने के लिए बहुत सारी वजहें, इनके ऊपर गौरव करने की कौन सी वजह है वो ढूंढनी चाहिए। चुनाव आयोग की अगर बात कर ले तो चुनाव आयोग ने कहा था कि जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अब बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है कि कभी भगवान के पोस्टर लेके चले जाते हैं, और प्रधानमंत्री खुद तो अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल आराम से सो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मैं इसलिए भी शर्मिंदा हूं कि हमारे देश की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मोदी जी ने अपने दबाव से, डर से, पैसे के लालच से सब कॉम्प्रोमाइज कर दिए। मैं इसलिए भी शर्मिंदा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी 4 जजेस सड़क पे आके 2018 में ये कहने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हो गए कि हमारे ऊपर प्रेशर है। मैं जज लोया के लिए भी शर्मिंदा हूँ। ये सब जो हो रहा है, हम सब शर्मिंदा हैं। लेकिन एक चीज़ कोई बता पा रहा है कि हम मोदी जी के लिए अपने आप को गौरवान्वित क्यों महसूस करें कि ये हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने आप को झूठी छवि बताने के लिए। आप लाखों रुपए खर्च करते हो अपना मेकअप कराने के लिए। आप हज़ारों करोड़ के जहाज़ में घूमते हो। इन सब चीज़ों के लिए हम शर्मिंदा ही होंगे ना। आपके लिए हम तारीफ किस बात की करें? मेहरबानी करके मोदी जी और आरएसएस के लोग हमें एक चीज़ वो बता दें जिसके लिए हम मोदी जी की तारीफ कर सकें। हम लोग बहुत ध्यान से ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है जिसके लिए हम उनकी तारीफ कर सकें। हाँ, एक चीज़ है कि वो सुंदर बहुत लगने लगे पहले से, मगर उसमें भी उनको श्रेय नहीं जाता ना, उनके मेकअप आर्टिस्ट को जाता है। वो है, कपड़े बहुत अच्छे पहनने लगे, लेकिन उसका श्रेय उन्हें तो नहीं जाता, उनके जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं उनको जाता है। ये श्रेय उनको जा सकता है कि वो सुंदर पहले से लगने लगे बहुत, और वो अच्छे कपड़े पहनने लगे। ये 2 श्रेय जरूर जाते हैं उनके, और उसके लिए मैं तारीफ करने के लिए अपने आप को बहुत खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ। इस स्पीच के बाद से लगातार लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की डर है और बौखलाहट दिख रही है पहले चरण के चुनाव के बाद। तो ऐसा क्या हो गया और क्यों मोदी जी डर गए, जरा ये भी बताइए। इसलिए कि उन्होंने ये सोचा था कि हम जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनको डरा के, धमका के या लालच दे के तोड़ लेंगे। वो तोड़ लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई का डर दिखाने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को झूठे मुकदमों में बना के फंसाने की कोशिश की। अपने सारे लोगों को, जो बीजेपी में आ गया, वो चाहे स्मैक का व्यापारी हो, ड्रग्स का व्यापारी हो, रेपिस्ट बलात्कारी हो, जो इस तरह के गोरख धंधे चलाता हो, कुछ भी करता हो, वो इनके साथ मिल जाए तो वो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। ये सब करने के बावजूद भी मोदी जी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, और उसकी वजह अपोजिशन पार्टीज नहीं है, उसकी वजह है देश की जनता। देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को 40 भी पार नहीं करने देना है। ईवीएम के जोर से भी 20% जो नकली वोट भी चुराए जाएंगे, उससे भी शायद उनको लग रहा है कि 40 पार नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार हो पाएंगी। ये दहशत है मोदी जी की, जो वो इस स्तर पे उतर आए हैं। और इस स्तर के बाद भी मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार उनकी कोई भी बात सुनेगी। तो उन्हें अभी आप सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो अभी कुछ भी डेस्परेशन में, कुछ भी बड़े से बड़ा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा को भी खतरा पहुंच जाए, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। कुछ भी ऐसा वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार काम कर सकते हैं। तो देश की जनता को, भले ही ऑपोजिशन पार्टीज कुछ नहीं कर पा रही हैं, जनता खड़ी हो चुकी है अब। चाहे वो इस झूठे चुनाव को, जो फ्रॉडुलेंट मशीनें हैं, उनसे जीतने की भी चेष्टा करें, जनता उन्हें अब प्रधानमंत्री से नकार चुकी है। जनता उन्हें प्रधानमंत्री कबूल नहीं करेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को
बिल्कुल कबूल नहीं करेगी किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। आपने अभी ईवीएम का भी जिक्र किया और लगातार आपने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है ईवीएम के लिए, लेकिन फिर सवाल ये आया कि पहले चरण का चुनाव तो ईवीएम से ही हुआ, तो कहीं ना कहीं आप लोग चुनाव आयोग के सामने हार गए और आप खुद रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे वोटिंग भी हो चुकी है, तो वहां भी ईवीएम से हुआ, तो क्या आप हार गए या क्या कुछ है? चुनाव में धांधली करने वाली मशीनों से अगर हम हार गए तो फिर अम्बेडकरवादी कैसे? पर ये जंग जो थी आपकी, लगातार प्रदर्शन थे, लगातार आप कह रहे थे कि 24 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे, बैलेट पेपर से ही होगा, बट हो तो ईवीएम से रहा है। अभी हमने वो चुनाव में धांधली की मशीनें सब उसको उसके सारी चोरियां पकड़ ली हैं। जल्दी हम 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका दिखाने वाले हैं, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। ये जो फ्रॉडुलेंट मशीनें हैं ना, जिसके थ्रू मोदी जी चुनाव करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड कर रहा है इस देश के साथ, बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ये हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रामपुर के चुनाव में। इतना बड़ा धोखा देश के साथ किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया होगा, मोदी जी के साथ मिलके, प्रधानमंत्री के साथ मिलके। वो हम सब खुलासा करने वाले हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। ये चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी सिर्फ 102 सीटों पर चुनाव हुआ है। अभी 543 में से 441 सीटों पे चुनाव बाकी है। अगर जनता हमारे साथ आएगी और बड़ा आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं, अपोजिशन पार्टियां आएंगी तब भी, नहीं आएंगी तब भी, जो ये चुनाव की धांधली वाली मशीनें हैं इसको हम खत्म करके मानेंगे। 2024 से पहले ही खत्म करेंगे, नहीं तो 2024 के बाद भी ये चुनाव रद्द होंगे। उसके सारे सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। डरने की, घबराने की बात नहीं है। ये झूठे चुनाव हो रहे हैं, मॉक पोल्स हो रहे हैं, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और मैं पूरा एक बड़ा खुलासा जल्दी करने वाला हूं। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि या तो ये चुनाव रद्द होंगे या फिर चुनाव अगर हो भी जाता है तो उसके रिजल्ट भी रद्द किए जा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने वीडियोग्राफी कर ली है सारे धांधलीबाजी की, इलेक्शन कमीशन की। जो फ्रॉड कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन देश के ऊपर, उसकी हमने वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वो मैं जल्दी जनता के सामने लाऊंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मशीनें तोड़ी जा रही हैं ना, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोग इतने गुस्से में हैं कि मशीनें तोड़ रहे हैं कई जगह। मैं वो कानूनी काम नहीं है, मैं उसका कानूनी रास्ता दिखाने वाला हूं। आप लोग जल्दी देखेंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए। कुछ ही दिन बाकी हैं, पिक्चर अभी चालू होनी बाकी है। अगर आप रामपुर से जीत गए फिर? मैं तब भी दोबारा चुनाव कराऊंगा। मैं झूठा व्यक्ति नहीं हूं। मैं तब भी पेपर बैलेट से चुनाव कराऊंगा और उससे बड़े मार्जिन से जीत के आऊंगा। मैं ऐसा काम नहीं करता कि जो सब फॉर्मूला सब पे लागू और मुझ पे नहीं लागू। जीतने के बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्रॉडुलेंट मशीनें हैं, ये चोरी की मशीनें हैं, इनसे चुनाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि 20% मार्जिन से जो मेरा कम किया है वो भी ज्यादा होगा पेपर बैलेट से, मैं उससे भी 20% ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा। तो मतलब अभी ईवीएम पर खुलासे होने बाकी है? बिल्कुल, शुरुआत है ये धांधली की मशीनों की। और आप वो शब्द यूज ना करें, नहीं तो वो सरकार उस पर गड़बड़ी कराने के लिए पूरी तरीके से, वो भी एक फ्रॉडुलेंट तरीका है, उस पर किसी दिन और बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो हमने बात की आज के जो सबसे बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच, उस पर, और ईवीएम भी लगातार जो ईवीएम से अभी चुनाव हो रहे हैं, और सवाल भी यही उठ रहा है कि पहले चरण का चुनाव जब ईवीएम से हुआ तो ये सवाल उठे कि आखिर इन्होंने ईवीएम की लड़ाई लड़ी थी और खुद ही ईवीएम से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसलिए मैंने सवाल भी पूछ लिया। और ये मैं फिर से आखिरी में वाइंड अप में यही कहूँगी कि ये मुसलमान है और इन्होंने लाखों लोगों को न्याय दिलाया है, और इनके जैसे और भी तमाम मुसलमान, चाहे वो चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो या फिर भारत की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा हो, या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठिया बता रहे हैं और देश में लोगों के, जनता के दिमाग में जहर भरने का काम कर रहे हैं। और इससे लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे भाषण दे रहा है, सार्वजनिक मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुखद है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।